फाउंडर होता है और अगर एक नॉन फाउंडर हो तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? मेरी फैमिली में हमेशा सब लोग जॉब ही करते आए हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी बातें बचपन से मैं सुनते आता था कि यार हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं करता। एक फाउंडर का टिपिकल माइंडसेट कैसे होता है? उससे पहले मेरे से अगर कोई पूछता था कि कुछ करना है क्या, कुछ करोगे, अपना स्टार्टअप करोगे या कोई बिजनेस करना है, तो मेरा आंसर यही होता था कि क्यों करना है। मतलब आई सी एज अ ह्यूमन बीइंग देयर आर सम थिंग्स वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। तो किस बात की इंजीनियरिंग, किस बात का आईआईटी कानपुर, है ना, किस बात की एरोस्पेस, दो चीजें जिनसे मैं बहुत क्लोज था, चाय एंड इंजीनियरिंग। यही हम करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ अच्छा ठीक है आप कर सकते हो, या जो भी प्लस माइनस जो भी मुझे समझ में आता है कि ये, तो वो बोलते हैं आइडिया अच्छा है या नहीं है हमारा। कि एक चाय की मशीन बनाते हैं जो उबाल के हाथ जैसी चाय बना पाए ऑन डिमांड विदाउट गलती करे। फिर मैंने कैफे की ट्राई करी, क्योंकि मैं खुद कैफे ओनर था एक पॉइंट पे, तो मैंने सोचा कि कैफे की मशीन बनाते हैं। हमें थोड़ा सा फाउंडर माइंडसेट के बारे में भी बात करते हैं, और इसमें थोड़ा सा मेरे भी थॉट्स हैं, क्योंकि मैं कभी कभी IIM इंदौर में एक इलेक्टिव लेने जाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें एक पर्टिकुलर लेक्चर है जिसमें माइंडसेट के बारे में बात होती है कि टिपिकली जो एक फाउंडर होता है और अगर एक नॉन फाउंडर हो तो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो कुछ चीजें, दो चीजें उसमें निकल के आई थी जो मैंने पढ़ाई, और जब उसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि एक तो होता है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है, कि आप किस तरह के फैमिली में बड़े हुए हो। जैसे मेरी फैमिली में हमेशा सब लोग जॉब ही करते आए हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी बातें बचपन से मैं सुनते आता था कि यार हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं कर सकता। सेकंड होता है कि अच्छा। एटीट्यूड एटीट्यूड कैसा है। तो जैसे टिपिकली कहते हैं कि कुछ लोगों में एटीट्यूड होता है उस तरह का, कुछ लोगों में नहीं होता। कुछ रिस्क अवर्स होते हैं, कुछ रिस्क अवर्स नहीं होते। जैसे अगर आप 20s में एक एंटरप्रेन्योर को देखो तो उसकी प्रायोरिटी में प्रेस्टीज और वेल्थ बहुत ऊपर नहीं होगी, लेकिन अगर एक नॉन एंटरप्रेन्योर को देखोगे आप तो उसके में प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट होगी कि वो किस कंपनी के साथ काम कर रहा है, ये सब चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, सिक्योरिटी होगी। और उसमें उस रिसर्च में ये भी देखा गया कि 20s में अगर मेल फीमेल एंटरप्रेन्योर नॉन एंटरप्रेन्योर या फिर कॉम्बिनेशन बनाओ, और इन लोगों को आप 20s में देखो और फिर 30s में देखो और 40s में देखो, तो प्रायोरिटीज लाइफ की चेंज होती हैं। तो उसमें भी काफी फर्क आते हैं। तो टिपिकली कंडीशनिंग और एटीट्यूड टिपिकली आपका डिटरमिन करता है कि कौन फाउंडर होता है, कौन फाउंडर नहीं बनता है इवेंचुअली। तो तुम्हारा क्या सोचना है नाउ दैट मतलब ये सब करते आए हो, कि एक फाउंडर का टिपिकल माइंडसेट कैसे होता है या कैसे डिफरेंट होता है बाकी लोगों से? आई थिंक पहले तो व्हाट यू सेड, दैट्स व्हाट माय कंडीशनिंग वाज। मैं भी जिस फैमिली में आई वाज बोर्न, वहां पे कोई बिजनेस नहीं है, एवरीबॉडी इज सर्विस क्लास। ओके। बीइंग फ्रॉम जयपुर, आई हैव grown up by playing with kids who were from business class। हाँ। ठीक है। बट डिस्पाइट दैट मैं अगर अपनी 2009 तक की जर्नी या 10 तक की जर्नी बताऊं, जब तक वो चाय की दुकान खोलने का प्लान नहीं बना था, उससे पहले मेरे से अगर कोई पूछता था कि कुछ करना है क्या, कुछ करोगे, अपना स्टार्टअप करोगे या कोई बिजनेस करना है, तो मेरा आंसर यही होता था कि क्यों करना है। मतलब आई हैड नो इमोशंस अबाउट इट। क्यों करना है, मतलब समझ में भी नहीं आता क्या करना है, क्यों करना है। तो इनफैक्ट उससे पहले एक फ्रेंड था जो अपनी स्टार्टअप चला रहा था, एंड ही केम एंड पिच टू मी। मतलब वो ड्रोन्स की स्टार्टअप चला रहा था, एंड ही केम एंड टोल्ड टू मी कि यू कम विद अस। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों, मतलब ये क्या कर जरूरत क्या क्या रहे है? हैं ये। तो कंडीशनिंग वैसी ही थी, बट मुझे लगता है क्या चेंज करता है वो आई सॉ दैट हैपनिंग। तो सी एज अ ह्यूमन बीइंग देयर आर सम थिंग्स वी फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। तो मैंने वो 2010-11 में रियलाइज किया कि चाय वॉज समथिंग आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट। हम्म। कि एक अच्छी चाय, या इन जनरल मैं उसको फूड पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ कि आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी फसी अबाउट माई फूड, भाई चाय हो, कॉफी हो, खाना हो। तो हम्म। वो एक चीज बहुत क्लोज टू हार्ट थी, और वो चाय बीइंग हाई फ्रिक्वेंसी आइटम जो आपको घर पे भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, वो मुझे बहुत पेन देता था, मुझे बहुत पेन करता था वो। एंड समवेयर अराउंड दैट टाइम एंड इन बिटवीन मुझे ये भी रियलाइज होने लगा था, मुझे थोड़ा गंदा लगने लगा था कि किस बात के इंजीनियर हैं, है ना, हम्म। कि ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है एंड इट हैज नॉट बीन सॉल्व। तो किस बात की इंजीनियरिंग, किस बात का आईआईटी कानपुर, है ना, किस बात की एरोस्पेस। तो ये एक फीलिंग आने लगी थी। तो आई
थिंक जो मेरे लिए काम करा इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, वो था ये दो चीजें जिनसे मैं बहुत क्लोज था, चाय एंड इंजीनियरिंग। एंड इस चीज में ये दोनों मर्ज होनी थी। एंड द एडेड एडवांटेज वाज कि एंटायर इंडिया और 80% ऑफ इंडिया वांट्स इट। एंड चेरी ऑन द टॉप वाज कि आज तक किसी ने की नहीं। एंड जब हम्म, मैं अहमदाबाद में था IMA में, तो NID वहाँ पे है, तो देर आर मेनी बुटीक डिजाइन फर्म्स इन अहमदाबाद। मैं बहुत सारे डिजाइनर्स से भी मिला था। एंड चेरी ऑन द टॉप वाज कि आई केम टू नो मैनी मैनी बिगीज ट्राइड। मतलब बहुत, मतलब उनके पास हर साल प्रोजेक्ट आता है एक चाय मेकर का, बट नोबडी वाज एबल टू क्रैक इट। तो इनर प्रॉब्लम, ये जो ऑब्सेशन आया वो इनर प्रॉब्लम से आया कि चाय इतनी अच्छी लगती है और बेकार मिलती है ना। मैं अपने लिए ही बना लूं, कम से कम मेरे को तो अच्छी मिलेगी, राइट। एंड मोटिवेशन जो था वो एक इंजीनियरिंग चैलेंज की तरह आया कि मेनी पीपल हैव ट्राइड इट बट दे वर नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो तो यहाँ पे चेंज हुआ। ऑल्दो कंडीशनिंग नहीं थी, फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा सानिध्य नहीं था या नियरनेस नहीं थी टू पीपल हु वर रनिंग देयर बिजनेस और स्टार्टअप। बट जो ये प्रॉब्लम थी और जो ये ऑब्सेशन थी कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे मुझे इतना क्लियरली लगने लगा था दिस मस्ट एग्जिस्ट। तो मुझे लगता है एक बहुत एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द माइंडसेट ऑफ अ फाउंडर इज कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो बहुत क्लोज टू हार्ट होनी चाहिए। मतलब वो पेन होनी चाहिए जब नहीं हो, तो जो मैं पेन वाली बात बोल रहा था ना पहले, इट हम्म, शुड पेन व्हेन यू आर नॉट एबल टू get through it, like in one trial, two trial, three trial, be it a market problem or a product problem. तो वो बहुत जरूरी है कि it should come from inside, एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, नॉट एक्सटर्नली ड्रिवन की ओके स्टार्टअप्स हो रही हैं तो अपन भी कुछ करते हैं। दैट, अगर दैट हैपेंस देन प्रोबेबली यू कैन नॉट सेल थ्रू ऑल दीज डिफिकल्टीज, ऐसा मुझे लगता है। देन दिस कम्स विद रेजिलियंस। मतलब ये ही होता है जो आपको रेजिलियंट बनाता है, कि यू वांट सच अ थिंग टू एग्जिस्ट सो बैडली दैट यू क्रॉस एवरीथिंग। तो आई थिंक जो बहुत फंडामेंटल पार्ट है बीइंग अ फाउंडर, उसके माइंडसेट का, वो प्रॉब्लम से अटैचमेंट है। कितना आप डीपली इंटरनली उससे अटैच्ड हो, दैट विल डिटरमाइन आप कितना आगे तक उसे परस्यू करोगे, या व्हाट ऑल स्टोन्स यू विल अनटर्न। हम्म, ये मुझे बहुत क्लियरली चेंज होते दिखा, क्योंकि मेरा कोई आइडिया नहीं था बिजनेस करने का खुद का, या बहुत पैसा बनाने के लिए बिजनेस करने का। एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, एरोस्पेस ऑफशूट में CFD में काम करता था, बहुत मजा आ रहा था। बट दिस प्रॉब्लम केम इनसाइड एंड आई स्टार्टेड सीइंग इट एवरीवेयर, इन ऑफिस, इन माय कैफे, इन अदर शॉप्स, इन ट्रेन्स, जहां भी जाऊं मुझे यही दिखती थी। तो जब ये होने लगा मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाया। देन आई हैड टू कम ऑन द अदर साइड। सो गॉट इट। गो ऑन। हाँ, तो एक चीज और मेरे मन में आ रही है कि फॉर यू इट वाज अ प्रॉब्लम व्हिच वाज क्लोज टू योर हार्ट। वन कैन आल्सो से कि इट वाज एन आइडिया, अ थॉट व्हिच केम टू यू। कई लोग मुझसे आके मिलते हैं और जो यंगस्टर्स होते हैं वो पूछते हैं कि अपना आइडिया बताते हैं कि ये मेरा आइडिया है एंड यही हम करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ हाँ अच्छा ठीक है आप कर सकते हो, या जो भी प्लस माइनस जो भी मुझे समझ में आता है कि ये है। तो वो बोलते हैं आइडिया अच्छा है या नहीं है हमारा। तो ये आई थिंक एक क्वेश्चन है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि आइडिया कैसा है। तो एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो हैड एन आइडिया, एवरीबॉडी हैज एन आइडिया, राइट। तो एक किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस में हाउ मच इंपॉर्टेंस डू यू एसोसिएट विद द आइडिया, क्योंकि मतलब इफ इट इज यूनिक और इफ इट इज नॉट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। मतलब आइडिया देखो, तो आइडिया इज अ स्पर ऑफ मोमेंट, कि मेरे दिमाग में अभी कुछ आया, दैट्स एन आइडिया। हम्म, आइडिया को बोला भी जाता है आइडियाज आर डाइम अ डजन। तो हम्म, आइडिया की एज सच कोई वैल्यू नहीं है, बट एक एक अच्छी बात है आइडिया में कि इट हेल्प्स यू फिगर आउट अ डायरेक्शन, है ना। तो जैसे एन आइडिया इज अ जर्नी, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम अभी आ गया आइडिया, राइट। फॉर हम्म, एग्जाम्पल मुझे 2 साल लगे सब सिंथेसाइज करके और इस आइडिया पे आने के, इफ वी कैन कॉल दिस एन आइडिया, कि एक चाय की मशीन बनाते हैं जो उबाल के हाथ जैसी चाय बना पाए ऑन डिमांड विदाउट गलती करे, हम्म, राइट। तो इस आइडिया पे आते आते, अभी जैसे जो मैंने नरेट किया, इस पे आते आते मुझे 2 साल लगे थे, बाय सीइंग प्रॉब्लम्स इन माय ऑफिस एंड एज अ कैफे ओनर। तो दिस वाज द आइडिया। बट
अब इस आइडिया का आप करोगे क्या? ये आइडिया आया था 2013 में, एंड फर्स्ट मशीन जिसको कि किसी ने टेस्ट किया था दैट्स एग्जिस्टेड इन 2017 एंड, है ना? तो देयर वाज अ 4 साल ऑफ रन अराउंड और फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑफ दैट आइडिया टू फिगर आउट अ डायरेक्शन। तो जैसे मैं बताता हूँ, अब ये आइडिया आया, अब ये आइडिया फिट कहाँ करोगे? मतलब ठीक है, मैंने उसको एज अ होम, मतलब हाउस होल्ड में भी देखा मैंने कि चाय इज अ प्रॉब्लम, कंसिस्टेंट नहीं बनती, बहुत पेन होता है। मैंने उसको अपने कैफे में भी देखा कि चाय कंसिस्टेंट नहीं आती है एंड कस्टमर्स बोलते हैं। मैंने उसको एज अ यूजर इन ऑफिस भी देखा कि जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं वो सब शॉर्टकट्स है। तो अब इस आइडिया को आप फिट कहाँ करोगे? तो मेरी शुरू की जर्नी उसमें थी कि आई वांटेड टू मेक अ क्यूरिग ऑफ चाय। क्यूरिग इज लाइक अ नेस्प्रेसो काउंटर पार्ट ऑफ अमेरिकन काउंटर पार्ट ऑफ नेस्प्रेसो, एंड क्यूरिग उस वक्त 2015 में आई थिंक गॉट सोल्ड फॉर $14 billion। एंड आई वाज अमेज्ड कि कैसे कॉफी कमोडिटी थी एंड सडनली क्यूरिग केम इन 1998 एंड उसने एकदम कॉफी का गेम ही बदल दिया। तो मुझे थोड़ा सा वो क्लियरली, थोड़ा क्यूरिक के बारे में बताओ। क्यूरिग इज अ अमेरिकन कॉफी कंपनी जिसने पॉड बेस्ड कॉफी मशीन बनाई थी। You can think of them as Nespresso का American counterpart. And before Keurig came in 1998. Before Keurig came, जो कॉफी की हालत थी वही आज चाय की हालत है कि कॉफी वॉज मेड इन बैचेस। जैसे आज चाय बैच में बनती है एंड स्टोर कर दी जाती है, पिला दी जाती है, तो कॉफी मेड इन बैचेस यूज्ड टू गो स्टेल, बहुत गंदगी होती थी बिकॉज ऑफ ग्राउंड्स, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो पर्सनलाइजेशन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्यूरिग ने सोचा कि एक मशीन बनाते हैं जो पॉड पे काम करेगी। पॉड इज द इंग्रेडिएंट, यू कैन चेंज द इंग्रेडिएंट, जस्ट पॉप इट एंड प्रेस अ बटन, टेक योर कॉफी एंड गो। तो क्यूरिग ने बेसिकली एक नया कैटेगरी क्रिएट कर दिया था इससे। तो जब मैं आइडिया पे बात कर रहे थे अपन की, आइडिया था कि एक चाय की मशीन बनाई जाए, तो मैं क्यूरिग बनाना चाहता था चाय की। तो द फर्स्ट थॉट वाज कि घर के लिए बनाते हैं, एंड देन आई यूज्ड टू गो अराउंड एंड आस्क पीपल कि घर पे कोई प्रॉब्लम है क्या चाय में। और मेरी प्रॉब्लम थी इनकंसिस्टेंसी, बट मैंने पूछा। तो इन द हाइंडसाइट, जैसे आज मार्केट रेडी है, इन द हाइंडसाइट आई सी दैट टाइमिंग वाज नॉट राइट, क्योंकि मुझे जितने आंसर्स मिले थे मुझे यही समझ में आया था कि घर की मशीन नहीं बनानी चाहिए, कोई नहीं खरीदेगा। बिकॉज पीपल वर आंसरिंग कि यार मैं बना लेता हूँ, वाइफ बना लेती है ना, बन जाती है, मेड बना देती है। आज की प्रॉब्लम अलग है, आज किसी के पास टाइम नहीं है। देयर इज अ हाउस होल्ड जहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, दे वांट टू ऑटोमेट वॉट एवर दे कैन। तो दैट वाज अ टाइमिंग प्रॉब्लम। तो आइडिया सेम था, बट मैं अगर उसमें पहुंच जाता तो गड़बड़ हो जाती। फिर मैंने कैफे की ट्राई करी, क्योंकि मैं खुद कैफे ओनर था एक पॉइंट पे, तो मैंने सोचा कि कैफे की मशीन बनाते हैं। फिर मैंने इवेल्युएट करना चालू किया, मैंने क्यूरिक की सक्सेस देखी। तो क्यूरिक की सक्सेस में मानो 1998 में द कंपनी स्टार्टेड, इन 2026 30+% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड यूज क्यूरिक, है ना। एंड आई थिंक 7-8 बिलियन का बिजनेस होगा उसका, अबाउट 1-2 बिलियन फ्रॉम मशीन, रेस्ट फ्रॉम पॉड्स। तो एक चीज काफी क्लियर थी मुझे शुरू से कि अगर हार्डवेयर का बिजनेस करेंगे तो हार्डवेयर कैन जस्ट बी अ मीडियम, बिजनेस किसी और चीज का होगा। जैसे रेजर ब्लेड में आप जो मॉडल होता है वैसा ही कुछ चले। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने कैफे मॉडल को आउट किया। मैंने कहा यहाँ तो सिर्फ हार्डवेयर सेल्स होगी, बिकॉज कैफे इज अ बिजनेस जो वैसे ही बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, वहां अगर आप कुछ प्रीमियम इंग्रेडिएंट बेचना चाहोगे वो कोई नहीं खरीदेगा। बेसिकली मशीन पे बात आएगी, बहुत जल्दी कमोडिटाइज होगी। देन आया मैं ऑफिस पे, तो ऑफिस में मुझे सब चीजें एकदम सही लगी। क्या क्या कि पहली बात तो देयर इज अ क्राउड जो रोज आता है, जिसको रोज चाय चाहिए ही चाहिए प्रिडिक्टेबल फैशन में, और आज कैप्टिव उसे नहीं ऑडियंस है। मिलती। कैप्टिव कैप्टिव ऑडियंस है। ऑडियंस, करेक्ट। हम्म। चाय चाहिए ही चाहिए, आज अच्छी नहीं मिलती। प्लस आपको बिहेवियर नहीं बदलना, वो ऑलरेडी मशीन यूज कर रहे हैं, कोई बेकार मशीन है बट मशीन कर रहे हैं, तो कोई नया बिहेवियर इंट्रोड्यूस नहीं करना कि जैसे आज घर पे मैं एकदम से आके बोलूं चाय की मशीन, दैट्स अ न्यू थिंग। तो कोई नई कैटेगरी है, आप जस्ट इंप्रूव करोगे प्रोडक्ट। तीसरा कि चाय की मशीन बनाने में जितना डिजाइन एफर्ट होगा, नई चीजें इतनी सारी पहली बार होंगी, तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं करनी, बिकॉज B2B ऑफिस में नोबडी केयर्स अबाउट हाउ इट लुक्स, इट शुड जस्ट रिलायबली मेक चाय डे इन एंड डे आउट, है ना। तो इन सबको देख के मैंने ये मार्केट पकड़ा था। तो आइडिया था कि चाय की मशीन बनाएंगे जो चाय ऑटोमेट करती हो, बट
3 पॉसिबल मार्केट हो सकते थे, एक इंटरनेशनल भी सोचा था मैंने बीच में, है ना। तो कहने का मतलब है कि आइडिया तो इतना सही था कि ये करेंगे, बट उसके आगे डायरेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे, वो पकड़ते पकड़ते देयर इज एन एफर्ट इन्वॉल्व, हम्म रियल एफर्ट इन्वॉल्व। उस डायरेक्शन के बाद व्हेन यू मेक अ प्रोडक्ट देयर इज अनदर लेवल ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व, एंड उसके बाद व्हेन यू गो मार्केट एंड सेल इट, वो एक अनदर एफर्ट है। तो इन सब में आइडिया बहुत छोटी सी चीज है, आइडिया की कोई खास वैल्यू नहीं है अगर आप वैसे देखो तो। बस इतनी है कि इट कैन हेल्प यू कैच द राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपका अगर डायरेक्शन ही गलत हुआ, हम्म क्योंकि आइडिया को लेके ही आप उसमें से बाइफरकेट करोगे, तो अगर डायरेक्शन ही गलत हुआ देन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि हाँ, आइडिया की इतनी कोई खास वैल्यू नहीं है। उसके बाद जब आप आइडिया लेके आगे बढ़ते हो, देन यू बिकम अ मशीन ऑफ डिफ्यूजिंग अनसर्टेनिटी, कि आप सबसे पहले मार्केट पकड़ते हो कि यार मार्केट इसको चाहिए नहीं चाहिए, वो अनसर्टेनिटी हटाते हो। देन यू सेड कि मार्केट है, तो प्रोडक्ट की अनसर्टेनिटी हटाते हो कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया भी जा सकता है। फिर हम्म आप टीम की अनसर्टेनिटी हटाते हो कि ऐसी टीम बनाई जा सकती है जो ये प्रोडक्ट बना के इस मार्केट में बेच पाए। फिर आप फाइनेंस की हटाते हो कि पैसा लाया जा सकता है सबको बनाने के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की हटाते हो। तो आई थिंक आइडिया, डायरेक्शन एंड देन दिस ऑल अनसर्टेनिटी डिफ्यूज करने वाला प्रोसेस, दैट्स व्हाट इज स्टार्टअप। और इसमें आइडिया इज एक्चुअली नथिंग। आइडिया जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट और उसके बाद फिर पिवट्स लगते रहते हैं, तो इट जस्ट बिकम्स एन एंकर अराउंड विच एवरीथिंग प्रोबेबली रिवॉल्व्स, बट देयर इज ओनली सो मच टू इट एट द एंड ऑफ द डे। देयर इज ओनली दैट या मोमेंट टू इट, उसके बाद तो मोमेंट मेहनत है। मेहनत ही है। चलो अमित, तो अब हम आ गए हैं, वी हैव कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर डिस्कशन, जो कि मेरा फेवरेट है। और मैं जिन भी लोगों से बात करता हूँ उनसे आखिरी में कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन तो ले ही लेता हूँ, सो दैट अगर हमें जो भी लोग सुन रहे हैं, दे माइट वांट टू प्रोबेबली दे कुड रीड समथिंग और वॉच समथिंग। तो अगर कोई फेवरेट मूवी है या फेवरेट बुक्स में कोई भी किसी भी तरह की पॉडकास्ट कोई भी रिकमेंडेशंस करना चाहते हो, तो प्लीज प्लीज डू सो। So yeah, I mean, I have few favorite books and I'm big on movies and music. हम्म तो जैसे अगर बुक्स बताऊं, सो आई वाज नॉट अ रीडर काइंड, बट फिर एमबीए किया, इतने सारे केस पढ़े, तो आई बिकेम अ रीडर काइंड की पढ़ने में एलर्जी नहीं होती, नहीं तो उससे पहले होती थी। तो जो पहली बुक पकड़ में आई थी उसके बाद, विच ब्लू माई माइंड वॉज ये नाइकी की जो स्टोरी है, शू डॉग। टू डॉग। शू मतलब मैंने उससे अच्छी फ्लो में चलती हुई कहानी नहीं पढ़ी। इट्स अ वेरी थिक बुक, हम्म बट इट्स सो सो इंटरेस्टिंग एंड सो एनग्रॉसिंग कि वो मैं पढ़ गया था पूरी एक साथ, डिस्पाइट बीइंग नॉट अ रीडर। और दूसरी सेट ऑफ बुक्स जो फिर पसंद आने लगी थी, अदर देन द यूजुअल बिजनेस बुक्स, वाज बुक्स ऑन बायसेस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इस पूरे फाउंडर माइंडसेट में, कि आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ बायस हो रहे हो, कहाँ बायस नहीं हो रहे। अदरवाइज यू टेंड टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। तो उसमें मेरे को जो सबसे अच्छी बुक लगी थी वो थी रॉल्फ डॉबेली ऑथर की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ओके। एंड गुड थिंग अबाउट इट वाज कि 3 पन्ने के चैप्टर थे, हर चैप्टर में एक बायस पकड़ा गया था विद एन एग्जाम्पल। तो बहुत पढ़ने का भी नहीं है, एंड यू कवर अ लॉट ऑफ बायसेस, एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडर जर्नी। फिर वो तो है ही, अगर इसी टॉपिक पे आगे जाएं तो वो तो इसकी बाइबल है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman। कैनन, हाँ। तो हाँ, फाउंडर स्टोरी वाली बुक्स एंड बायसेस वाली बुक्स, आई थिंक बुक्स में these 2 books have helped me a lot and I've read them few times over. मूवीज जब मैं देखता था तो आई थिंक होता क्या है कि जब तुम इस जर्नी पे होते हो, यू सम डेज आर बैड, सम डेज यू जस्ट वांट टू क्विट, है ना। तो सम मूवीज इग्नाइट यू। तो उसमें मैंने एक पैटर्न देखना चालू किया था कि आई लाइक दोज मूवीज जिसमें एक इरेशनल जर्नी को कोई चेज करता है बेस्ड ऑन पर्पस, जो एक्चुअली फाउंडर करता है। फाउंडर्स आर इरेशनल, आई बिलीव कि एक एग्जिस्टिंग बाउंड्री होती है जो सोसाइटी ने बनाई होती है, और एक फाउंडर आके बोलता है कि मैं इसके बाहर प्ले करूंगा। तो अब उसको कौन समझाए कि ये सोसाइटी ने बनाई है बहुत पुश करने के बाद ही, राइट। तो ऐसी मूवीज मुझे बहुत पसंद है। तो आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस मूवी रेवेनेंट। देखिए मैंने, रेवेनेंट हाँ। तो हाँ, हाँ, तो द गाय, उसका एक ही पर्पस होता है कि ही वांट्स टू गेट रिवेंज फ्रॉम otherwise, दैट गाय जिसने हाँ। उसकी
पूरी उसको खत्म किया, एंड उसमें वो कितना कुछ निकाल जाता है, मतलब इट्स लिटरली अगेंस्ट ऑल हाँ ऑड्स। ऐसी मूवी फिर मुझे वो लगती थी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में द गाय हैज क्या कहते हैं, अ वॉइड इनसाइड हिम, कि वो इंडिया को जिता नहीं पाया, उसकी वजह से इंडिया जीत नहीं पाई। एंड उसमें वो फिर कितनी फाइट मार देता है वो पूरी एक वुमेन्स टीम को हॉकी चैंपियन बनाने के लिए। तो पर्पस बेस्ड। देन एक मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हैक्सॉरिज, हम्म इफ अगर देखिए। मैंने भी देखी हैक्सॉरिज नहीं, पर में हाँ, पर मुझे मालूम है उसके बारे में। हाँ। Exorcism में there is a guy who is a Christian, very religious, will not kill anyone, but he wants to do something for the country. तो वो सब मरते हुए लोगों को बचा के निकाल रहा था। he said I cannot kill but I can save, and it's amazing direction। तो ऐसी वाली मूवीज काफी पसंद है। देन फोर्ड वर्सेस फेरारी, ब्रैड पिट की मनी बॉल, देयर आर मेनी सच मूवीज, बट दोज तो आर द, या मतलब बेसिकली अंडरडॉग स्टोरीज पसंद आती हैं, दैट इज द अंडरलाइंग थीम इन ऑल ऑफ देम एट सम लेवल। अंडरडॉग नहीं, बट जो जैसे मैंने बताया था कि बेस्ड ऑन पर्पस, एक हाँ इरेशनल परसूट, परसूट हाँ, ऑफ हैप्पीनेस, है ना। परस्यूट ऑफ तो हैप्पीनेस। क्योंकि मैंने मेरी पर्टिकुलर जर्नी में भी वही देखा कि देयर इज एन इरेशनल थिंग दैट यू वांट टू डू, एंड देन देयर इज अ परसूट एंड यू हैव टू क्रॉस एवरीथिंग। जैसे कि 10 साल लग गए, बट हाँ, तो वो वाली मूवीज पसंद आती हैं। हाँ, ड्राइव, फुल ऑफ ड्राइव। Nice, 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 nice. चलो अमित, तो I think now we have come to the end of our discussion. I had a good time talking to you. अभी जयपुर आए हो तो हम लोग मिल भी लेंगे। So how was your Sure. experience? कैसा लगा? It was great, कैसा यार। लगा? हाँ, it was a great conversation. Thanks for हाँ, हम लोग conducting वैसे, this. या हम लोग मिलते रहते हैं, पर I thought since you are around, हम लोग मिलने भी वाले हैं, तो एक कन्वर्सेशन कर ही लेते हैं। So thank you so much ज्वाइन करने के लिए, और हम लोग जल्दी मिलते हैं। चलो ठीक है, थैंक्स अ लॉट विशाल। थैंक्स, बाय। हाय, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताएं, या मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आज तक जिन भी गेस्ट को लेकर आया हूँ, वो सारे वो लोग हैं जिनको मैं समहाउ जानता हूँ, लेकिन धीमे धीमे मैं ये भी चाहूंगा कि हम अपनी गेस्ट लिस्ट को बढ़ाएं। तो अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि अगर मैं उससे बातचीत करूं तो काफी अच्छा रहेगा, तो आप प्लीज उस इंसान की रेफरेंस भी मुझे पास ऑन करिए, जिससे कि मैं उसको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट कर पाऊं। थैंक यू सो मच।